हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है। एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये भी कक्षा 10वीं का ही हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में आया हुआ पिछले वर्ष का पेपर है और यह कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। बच्चों, इसका कोड आप देख सकते हैं 801 HG है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें दो खंड होते हैं। पहला खंड आ है, दूसरा खंड बा है। जो खंड आ है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो पहला 1 से लेकर के 20 तक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिनके हमें OMR शीट पर गोले भरकर आंसर देना होता है। और खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इसके बाद दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और डी नंबर दिया है श्रीराम शरण गुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने ही वैदेही वनवास की रचना की थी, यानी कि पहले का सी नंबर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, प्रयोगवाद कवि हैं? पहला नंबर यहाँ पर भूषण दिया हुआ है, बी नंबर अज्ञे दिया हुआ है, सी नंबर में सुमित्रानंदन पंत दिया हुआ है, और आपका डी नंबर जो दिया हुआ है वो महादेवी वर्मा दिया हुआ है। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं वो अज्ञे माने जाते हैं, जिन्होंने तार सप्तक की 1943 में शुरुआत की थी। इसका ऑप्शन जो होगा वो टू का बी नंबर आपका सही होगा। तीसरा नंबर देखिए, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास एक संस्कृत ग्रंथ भी आता है जो अलंकार शास्त्र होता है, और उस रचनाकार उनके रचनाकार जो होंगे वो भट्ट नायक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भाव विलास ये आपका हिंदी साहित्य का या हिंदी सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, इसलिए इसमें जो इसका आंसर होगा वो देव माने जाते हैं। कहीं कहीं पर केशव के बारे में भी लिखा जाता है कि भाव विलास के रचनाकार केशव भी है, लेकिन जो मुख्य माने जाते हैं वो देव माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थर्ड होगा इसका आंसर जो होगा वो देव माना जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छत्रसाल दशक किन की रचना है? छत्रसाल दशक जनरली भूषण की रचना है, पद्माकर की रचना है, बिहारी की रचना है, मतीराम की रचना है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो करेक्ट होगा, पद्माकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लेकिन ये छायावाद में इसकी रचना हुई थी और इसके जो रचनाकार होंगे वो जयशंकर प्रसाद जी होंगे। नो डाउट क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है या एक आत्मकथा है? और ये आत्मकथा जो है ये हरबंश राय बच्चन जी की रचना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी नंबर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं? मोहन राकेश, श्याम सुंदर, अमृत राय, कमलेश्वर। इस क्वेश्चन के आंसर में भी डाउट है, क्योंकि बच्चों इसके कोई भी ऑप्शन में ये शुक्ल युग के लेखक नहीं मिल रहे हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं एक भी शुक्ल युग के लेखक नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि अमृत राय हो सकते हैं। इस ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये तो गलत है। विष्णुकांत शास्त्री जी इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी में दिया है, आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये भी गलत है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं, आलोचना साहित्य के जनक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब ये प्रश्न ही यूपी बोर्ड ने गलत दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी उपन्यास और डी में रेखा चित्र दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा परीक्षा गुरु एक तरह का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार, इसमें भी जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं एक भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। बाणभट्ट के रचनाकार के रूप में जैसे जयशंकर प्रसाद जी का दिया है तो ये तो है ही नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनका भी नहीं है। धर्मवीर भारती भी है, ये भी नहीं है। रांगे राघव शायद हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 नंबर का सी हम सही मान सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि कहीं कहीं पर किताबों में ऐसा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक आपका शुरू वाला स्थायी भाव होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 के ए में देखिए दिया हुआ है उपमा अलंकार, बी में दिया है रूपक अलंकार, सी में दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी में दिया हुआ है यमक अलंकार। बच्चों यहाँ पर राम रतन यानी कि राम रूपी रतन को प्राप्त करने की बात की गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। यहाँ पर राम को रत्न के रूप में दर्शाया गया है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा हुआ है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले चरण में बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए चलते हैं। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय, देखिए आप इस वाले आंसर में जब भी कभी सब में पहले वर्ण के बाद या पहले अक्षर के बाद आधा रहा जाता है तो हमेशा निर ही उसका आंसर होता है। ये वाला निर नहीं होगा और ना ही ये होगा, बल्कि यहाँ पर निर उपसर्ग होगा। यहाँ पर हलंत लगता है रा में। 14 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए नील गाय में कौन सा समास है। यानी कि गाय यहाँ कैसी है? नीली है, यानी कि कर्म को धारण कर रही है, इसलिए 15 का जो ऑप्शन होगा 15 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे लिखा खेत का तत्सम रूप है। यहाँ पर खत नहीं है, ये खेत है। खेत का तत्सम रूप है तो देखिए भूमि नहीं होता है, जमीन भी नहीं होता है, पृथ्वी भी नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका 16 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। पहली बात तो बच्चों बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो भी होंगे ऑप्शन में वो युष्माकम दिया हुआ है, युष्मास दिया है, युष्मत दिया है, त्वत दिया है। ये सभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के गलत हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा युष्माभ्यम। क्या होगा? युष्माभ्यम। युष्माभ्यम आपका ऑप्शन ये सही होगा, जबकि यहाँ पर 17 के जितने भी ऑप्शन दिए थे वो गलत है। युष्माभ्यम इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? सिंपल सी बात है, भाववाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। कर्तावाच्य में कर्तृवाच्य में कर्ता की जिस तरह प्रधानता होती है, उसी तरह भाववाच्य में भाव कर्म की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए वाक्य के कितने तत्व होते हैं। किसी भी वाक्य में 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म और विशेषण। यानी कि कर्ता होता है, इसके बाद क्रिया होता है और दूसरा नंबर क्रिया के बाद तीसरा आता है कर्म होता है और एक होता है विशेषण। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 19 में
जो ऑप्शन होगा बी नंबर, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जितने भी अभिकारी पद होते हैं वे सभी अव्यय होते हैं। अव्यय वे पद होते हैं जिनमें सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें जहाँ भी लगा, जिस भी शब्द या शब्द के समूह के साथ, वाक्यों के साथ लगाया जाता है, इनका अर्थ वैसा का वैसा ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख दूँ या लिख दूँ तो, या लिख दूँ भी, लेकिन, ये सभी एक जैसे ही अर्थों पर बने रहते हैं, यानी कि इनका अर्थ परिवर्तन नहीं होता। और जिन शब्दों का अर्थ परिवर्तन नहीं होता उन्हें हिंदी व्याकरण में अव्यय कहा जाता है या अविकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बच्चों हमने अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। बच्चों अभी तक हमने 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। यह पेपर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ पेपर था, पिछले वर्ष का, हिंदी का, कक्षा 10वीं का। अब हम अगले वीडियो में इसके वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में देखेंगे। वहाँ हर एक प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रश्न की कितने शब्दों की मांग होती है, किन किन पॉइंट्स को लिखना जरूरी होता है, जिनसे हम अधिक से अधिक मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में पा सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।